हेलो, वेलकम बैक बच्चों। मैं सुनील पांडे आप सबको अपने इस चैनल पांडे सर की क्लास में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम लोग पढ़ने जा रहे कक्षा 8 की पुस्तक अतीत से वर्तमान अध्याय 9 महिलाओं की स्थिति एवं सुधार। तो आइए अध्याय शुरू करते हैं। आज अधिकतर लड़कियां स्कूल जाती हैं और कई स्कूलों में वे लड़कों के साथ भी पढ़ती हैं। बड़ी होने पर कॉलेज या विश्वविद्यालय जाती हैं एवं नौकरी भी करती हैं। उनके विवाह की उम्र कानून द्वारा तय है। यह विवाह किसी भी जाति या समुदाय में हो सकता है। विधवाएं दोबारा विवाह कर सकती हैं, पुरुषों की तरह वोट डाल सकती हैं और चुनाव लड़ सकती हैं। इस प्रकार उनकी स्थिति में काफ़ी सुधार आया है। लेकिन 200 साल पहले के समाज को अगर आप देखें तो उस समय लड़कियों का स्कूल और कॉलेज में पढ़ना असाधारण बात थी। कम उम्र में ही उनकी शादी कर दी जाती थी। पर्दा प्रथा के कारण सामाजिक और राजनीतिक जीवन में भाग नहीं ले सकती थीं। विधवाओं को दोबारा विवाह करने की इजाज़त नहीं थी। उनका जीवन अकेलापन और कठिनाइयों में बीतता था। हिंदू समाज में विधवाओं को सती होना पड़ता था, अर्थात अपने मरे हुए पति के साथ चिता पर उन्हें जला दिया जाता था। समाज में पुरुषों की सारी सुविधाएं प्राप्त थी और महिलाएं इन सब से वंचित थीं। धर्म और संस्कृति के नाम पर उनके साथ भेदभाव किया जाता था। भारतीय समाज में लंबे समय में से स्त्री पुरुष के बीच एक असमानता की स्थिति बनी रही है। इस पर अंग्रेजों द्वारा प्रश्न चिन्ह लगाया गया। चूंकि अंग्रेज अपने औपनिवेशिक साम्राज्य का औचित्य सिद्ध करना चाहते थे, अतः उन्होंने भारतीय सत्ता की कमजोरियों का उजागर कर उनकी रूढ़िवादी परंपराओं की आलोचना की और यह सिद्ध करना चाहा कि भारतीय असभ्य हैं और उनकी स्थिति केवल अंग्रेज शासक वर्ग ही सुधार सकता है। कई अन्य देशों की तुलना में भारत में महिलाओं की स्थिति दयनीय थी। महिलाओं में भी शिक्षा और चेतना की कमी रही और इस भेदभाव को वे सही मानकर स्वीकार करती रहीं। अपनी दयनीय एवं हीन स्थिति को उन्होंने अपना भाग्य माना एवं हर प्रकार के बंधन एवं रूढ़ियों को स्वीकार किया। महिलाओं की स्थिति में सुधार लाने के उपाय तब शुरू हुए जब अंग्रेजों द्वारा इन प्रथाओं की आलोचना की गई, जिसमें जेम्स मिल जैसे विद्वान मुखर रहे। चूंकि यह विचार नकारा नहीं जा सकता था, इसलिए कुछ शिक्षित भारतीयों ने इस चुनौती को स्वीकार किया और सुधार के प्रयास प्रारंभ किए। समाज सुधार के इन उपायों के केंद्र में महिलाओं की स्थिति में सुधार लाते हुए उन्हें समाज में सम्मानजनक स्थिति तक पहुंचाना था। कुछ अमानवीय परंपराओं को समाप्त करने का एक दृढ़ संकल्प किया गया, जिसके अग्रणी राजा राम मोहन राय माने जाते हैं। यद्यपि महिलाओं की स्थिति में सुधार के उपाय प्रारंभ हुए, पर उसकी सीमा निर्धारित रही एवं उनको मिलने वाले अधिकारों की सीमा भी पुरुष सुधारकों के द्वारा ही तय की गई। इन बाध्यताओं और इस प्रकार के सीमित उद्देश्य होने के बावजूद महिलाएं लाभान्वित हुईं। कुछ कुप्रथाओं का घोर विरोध हुआ और उन संकीर्ण विचारों को दूर करने के लिए शिक्षा पर बल दिया गया। पढ़े लिखे भारतीयों को भी यह बोध हुआ कि सामाजिक सुधार, राजनीतिक स्वतंत्रता, आर्थिक विकास एवं राष्ट्रीय चेतना को बढ़ाने में महिला उत्थान एक आवश्यक कदम था। अतः इनके विकास में रुकावटों का अंत जरूरी था। इस क्रम में रूढ़िवादी विचार से उत्पन्न संकीर्ण मानसिकता को दूर करने को प्राथमिकता दी गई। एक नई चेतना जगाने का प्रयास किया गया जो सामाजिक दोष को हटा सके। रूढ़िवादी एवं संकुचित विचारधारा केवल शिक्षा के द्वारा समाप्त की जा सकती थी। अतः महिला शिक्षा पर बल दिया गया ताकि एक उदारवादी एवं प्रगतिशील दृष्टिकोण समाज में बन सके। इसी संदर्भ में शिशु हत्या, सती प्रथा जैसे अमानवीय पद्धतियों पर रोक लगाने की बात भी उठाई गई और बहुविवाह, पर्दा प्रथा एवं विधवाओं की पुनर्विवाह पर रोक आदि को बदलने की कोशिश हुई। हमें यह समझना होगा कि समाज सुधार के क्रम में यह प्रयास महिलाओं की स्थिति में सुधार लाने के महत्वपूर्ण प्रयास थे, परंतु नारी उत्थान के प्रश्न पर अभी इनमें जोर नहीं दिया गया था। महिलाओं को समाज में समानता का अधिकार मिले, ऐसे विचार की कमी हम इस पूरे संदर्भ में पाते हैं। इसलिए इन बदलती परिस्थितियों में भी महिलाएं मूल अधिकारों से वंचित रहीं। मुख्यतः पैतृक संपत्ति पर अधिकार की बात लंबे समय तक उठाई ही नहीं गई। सबसे पहले शिक्षा के क्षेत्र में महिलाओं को शामिल करने का उपाय प्रारंभ किए गए, परंतु उनका प्रभाव उच्च वर्ग की महिलाओं तक ही सीमित रहा। जब 19वीं सदी में समाज सुधारकों के द्वारा महिलाओं के लिए शिक्षा के प्रयास हुए तो उनका प्रभाव सीमित रहा। फिर भी उस समय की परिस्थितियों में यह एक सराहनीय प्रयास था। उच्च वर्ग की महिलाएं शिक्षित होते हुए भी रोजगार से प्रत्यक्ष रूप से नहीं जोड़ी गईं, जबकि निम्न वर्ग की महिलाओं को शिक्षा से वंचित रखकर उन्हें भी आर्थिक भागीदारी से दूर रखा गया। महिलाओं को शिक्षित तो बनाया गया, पर रोजगार से उनकी शिक्षा को हाल के वर्षों तक जोड़ा नहीं गया था। अब इस कमी को समाज से हम दूर होते हुए पा रहे हैं।
यहाँ ध्यान रखेंगे कि समाज सुधारक ज्योतिराव फूले की पत्नी सावित्रीबाई फूले ने महिला समानता के प्रश्न को उठाया एवं बहुजन समाज की स्थापना उनके द्वारा हुई। इस दंपत्ति के द्वारा निम्न वर्ग की महिलाओं के अधिकार की बात उठाई गई, लेकिन संपूर्ण समाज सुधार आंदोलन के क्रम में उच्च वर्ग की महिलाओं की समस्याओं पर अधिक ध्यान दिया गया। तो आइए अब देखते हैं सती प्रथा का विवाद। 19वीं शताब्दी के हिंदू समाज में विधवाओं को भारी कष्ट का सामना करना पड़ता था, जिसमें सबसे कठोर सती प्रथा थी। इसमें विधवा को उनके पति की चिता के साथ जला दिया जाता था। दुर्भाग्यवश कुछ लोग समझते थे कि इस अमानवीय परंपरा को धार्मिक मान्यता प्राप्त थी, जबकि वास्तव में यह विधवा स्त्रियों को संपत्ति एवं उत्तराधिकार के अधिकारों से वंचित करने का एक उपाय था। ऐसी बर्बर प्रथाओं को समाप्त करने की पहल इस समय के पश्चिम विचारकों द्वारा की गई, जिसने भारतीय बुद्धिजीवी वर्ग को भी झकझोर दिया। समाज में ऐसी मानसिकता बनी हुई थी कि एक सती होने वाली महिला को सदाचारी माना जाता था। इस समय बहुविवाह एवं बाल विवाह का भी प्रचलन था, इसलिए सती होने वाली महिलाएं प्रायः कम आयु की वह महिलाएं होती थी जिनका विवाह वृद्ध एवं अधेड़ पुरुषों से होता था। तो आइए अब देखते हैं समाज में सती प्रथा विरोधियों एवं समर्थकों के बीच अंतर्द्वंद जारी था। सती विरोधी महिलाओं को अपनी स्वाभाविक क्षमता का प्रदर्शन करने का सही मौका ही कब दिया? यह कैसे माना जा सकता है कि उनमें समझ नहीं होती? अगर ज्ञान और शिक्षा के बाद भी कोई व्यक्ति न समझ सकता हो या पढ़ाई गई चीज़ों को ग्रहण न कर पाए तो उसे अक्षम मान सकते हैं, पर अगर महिलाओं को पढ़ने का अवसर ही नहीं मिलेगा तो उन्हें कमतर कैसे कहा जा सकता है? सती समर्थक औरतें कुदरती तौर पर कम समझदार, बिना दृढ़ संकल्प वाली, अपने पति की मृत्यु के बाद उसके साथ जाने की कामना करने लगती हैं, पर वह धधकती आग से भाग निकले, इसलिए पहले हम उन्हें चिता की लकड़ियों में कसकर बांध देते हैं। तो इस कुप्रथा की समाप्ति की पहल राजा राम मोहन राय के द्वारा की गई। चूंकि कट्टरपंथी वर्ग सती प्रथा का समर्थन कर रहे थे, इसलिए राजा राम मोहन राय के अनुरोध पर तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने 1829 में कानून बनाकर सती प्रथा का अंत किया। सामाजिक सुधार के क्षेत्र में यह राजा राम मोहन राय की सबसे बड़ी उपलब्धि थी। उन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 ईस्वी में की। ब्रह्म समाज के द्वारा महिलाओं की स्थिति में सुधार की प्रक्रिया अपनाई गई, जैसे सती प्रथा पर रोक, महिलाओं की शिक्षा पर बल, विधवा पुनर्विवाह को प्रोत्साहन, अंतर जातीय विवाह को समर्थन एवं बाल विवाह का विरोध करना इत्यादि। तो आइए अब राजा राम मोहन राय को देखते हैं। इनका जन्म 1772 ईस्वी में और मृत्यु 1833 ईस्वी में हुआ था। राजा राम मोहन राय आधुनिक युग के प्रणेता थे। उन्होंने कलकत्ता में ब्रह्म सभा के नाम से एक सुधारवादी संगठन बनाया, जिसे बाद में ब्रह्म समाज के नाम से जाना गया। यह संगठन महिलाओं के लिए समानता का अधिकार का पक्षधर था। अतः उनकी स्थिति में सुधार लाने के लिए राम मोहन राय ने पश्चिमी शिक्षा के प्रसार को प्रोत्साहन दिया। कई भाषाओं के ज्ञाता जैसे कि संस्कृत, फारसी, यूरोपीय भाषाओं का ज्ञान उन्हें था होने के कारण विभिन्न धार्मिक ग्रंथों का तुलनात्मक अध्ययन कर उन्होंने यह पाया कि सभी धर्म में सद्गुण है। अतः राम मोहन राय अत्यंत उदारवादी विचारधारा के पक्षधर रहे। राम मोहन राय ने इस अभियान के लिए जो तरीका अपनाया उसे बाद के सुधारकों ने भी अपनाया। जब भी यह किसी कुप्रथा को चुनौती देना चाहते थे तो अक्सर प्राचीन धार्मिक ग्रंथों से उदाहरण यह प्रमाणित करने के लिए प्राप्त करते थे कि ऐसी परंपराओं को धार्मिक ग्रंथों में मान्यता प्राप्त नहीं है। यद्यपि ब्रह्म समाजियों की संख्या बहुत अधिक नहीं थी, फिर भी वह तर्कवाद एवं सामाजिक सुधार की नई भावना के प्रतिनिधि थे। उन्होंने जाति प्रथा की कठोर व्यवस्था पर भी प्रहार किया, समाज में स्त्रियों की स्थिति सुधारने के लिए प्रयास किए, शिक्षा के प्रसार के लिए कार्य किया एवं संपत्ति में भी उत्तराधिकारी महिलाओं को मिले, ऐसे विचारों को प्रस्तुत किया। राम मोहन राय द्वारा सुधार शुरू किए गए और उनके द्वारा समर्थकों में केशव चंद्र सेन द्वारा इस कार्य को आगे बढ़ाया गया। इस प्रकार के आंदोलन ने देश के अन्य भागों में सुधार की प्रक्रिया को बढ़ावा दिया। आइए अब देखते हैं प्रार्थना समाज। प्रार्थना समाज का गठन पश्चिम भारत में हुआ, जहां एम.जी. रानाडे ने समाज सुधार का बीड़ा लिया, जो मूलतः महिलाओं की स्थिति में सुधार लाने के उपाय में जुटे हुए थे। जब 1882 ईस्वी में पंडित रमाबाई सरस्वती पश्चिम भारत पहुंची तथा रानाडे की सहायता से आर्य महिला समाज का गठन हुआ, जिसका मूल उद्देश्य महिला जागरूकता एवं उनका उत्थान रहा। भारत महिला परिषद का गठन हुआ, जिसके पहले सम्मेलन में लगभग 200 महिलाओं ने हिस्सा लिया।
आइए अब देखते हैं ईश्वरचंद विद्यासागर एवं विधवा पुनर्विवाह। तो ईश्वरचंद विद्यासागर का जन्म 1820 ईस्वी में और उनकी मृत्यु 1891 ईस्वी में हुई थी। प्रसिद्ध समाज सुधारक ईश्वरचंद विद्यासागर के नेतृत्व में विधवा विवाह के पक्ष में आंदोलन चलाया गया, जिसके लिए उन्होंने प्राचीन ग्रंथों का हवाला दिया। ऐसा करते हुए वह वास्तव में ऐसे सामाजिक प्रचलन को समाप्त करना चाहते थे जिस पर धर्म की मुहर लगा दी गई थी। राजा राम मोहन राय की तरह ईश्वरचंद ने भी धर्म के वास्तविक रूप को इन सुधारों का आधार बनाने का प्रयास किया, ताकि ये सामाजिक बदलाव धर्म विरोधी नहीं लगे। ईश्वरचंद विद्यासागर के द्वारा विधवा पुनर्विवाह का मान्यता प्रदान करवाने का श्रेय दिया जाता है। अंग्रेज सरकार के तत्कालीन गवर्नर लॉर्ड डलहौजी ने उनके सुझाव को मानते हुए वर्ष 1856 ईस्वी में विधवा विवाह के पक्ष में एक कानून पारित कर दिया। विधवा पुनर्विवाह को एक वैधानिक मान्यता तो प्राप्त हुई, पर सामाजिक स्वीकृति के लिए लंबे समय तक कठिन परिस्थिति बनी रही। विधवा विवाह के विरोधियों ने ईश्वरचंद का भी बहिष्कार किया। विद्यासागर के प्रयासों ने सुधार की प्रवृत्ति को एक नया बल दिया, जिसके आधार पर बाद में एज ऑफ कंसेंट अर्थात सहमति आयु विधेयक लागू हुआ, जिसने भारतीय परंपराओं का कड़ा विरोध किया। केशव चंद्र सेन ने इस कार्य को आगे बढ़ाया, जिसके परिणाम स्वरूप नेटिव मैरिज एक्ट पारित हुआ। इस कानून ने बहुविवाह का विरोध किया और विवाह की न्यूनतम आयु लड़कियों के लिए 14 वर्ष एवं लड़कों के लिए 18 वर्ष रखी। पर जब केशव चंद्र सेन ने अपनी अल्पायु बेटी का विवाह किया, तब भारतीय समाज में मौजूद विसंगतियां सामने आई। ब्रह्म समाज एवं आर्य समाज ने भी अपने संगठनों के द्वारा स्त्री उत्थान से संबंधित विषयों को पूर्ण समर्थन दिया। आइए अब देखते हैं रमाबाई। संस्कृत की महान विद्वान पंडित रमाबाई का मानना था कि हिंदू धर्म महिलाओं का दमन करता है। उन्होंने ऊंची जातियों की हिंदू महिलाओं की दुर्दशा पर एक किताब भी लिखी थी। उन्होंने पुणे में एक विधवागिरी की स्थापना की, जो विधवाओं को स्वावलंबी बना सके। यह शारदा सदन के नाम से जाना गया। रमाबाई ने बाद में ईसाई धर्म ग्रहण किया एवं विधवा होने के बावजूद पुनर्विवाह किया, जिससे रूढ़िवादी खेमे के लोग असंतुष्ट हुए और उन्हें उस सम्मान से वंचित किया जो एक विद्वान को मिलना चाहिए था। आइए अब देखते हैं स्वामी दयानंद सरस्वती। इनका जन्म 1824 ईस्वी में और मृत्यु 1875 ईस्वी में हुआ था। स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की थी। आर्य समाज ने सामाजिक असमानता को दूर करने के हर संभव प्रयास किए, जिनमें मूल रूप से महिला उत्थान के लिए शिक्षा पर बल दिया गया। आर्य समाजी बाल विवाह का विरोध और विधवा पुनर्विवाह का समर्थन करते थे। वेदों को परम सत्य मानते हुए स्त्रियों के उत्थान तथा जाति प्रथा के बंधन को कमजोर करने में बहुत प्रभावकारी रहे। आइए अब देखते हैं स्वामी विवेकानंद। इनका जन्म 1863 ईस्वी में और मृत्यु सन 1902 ईस्वी में हुआ था। स्वामी विवेकानंद ने भारत के पिछड़ेपन और अवनति के लिए अपने गुलामी, अशिक्षा और भविष्य के प्रति निराशा को जिम्मेदार माना। अपने देशवासियों की कमजोरियों के प्रति संकेत करते हुए विवेकानंद ने महिला उत्थान के लिए शिक्षा का माध्यम ही अपनाया। शिक्षा के प्रसार से ही वह महिलाओं की गरिमा को बनाए रखना चाहते थे, जिससे भारतीय संस्कृति को आदर मिले और पश्चिम जगत में स्थापित हो सके। 1893 ईस्वी में अमेरिका के शिकागो नगर में आयोजित विश्व धर्म सम्मेलन में हिस्सा लेते हुए भारत की गूढ़ दार्शनिकता का प्रभाव स्थापित करने में उन्हें सफलता मिली। आइए अब देखते हैं सैयद अहमद खां। अल्पसंख्यक समुदाय के बीच में महिलाओं की स्थिति में सुधार के लिए किए गए प्रयास जो हुए, उसमें कई संगठन कायम किए गए। मुसलमान समुदाय में जागरण की शुरुआत 19वीं सदी के पूर्वार्ध में सर सैयद अहमद खान ने शुरू की। इनका जन्म 1817 ईस्वी में और मृत्यु सन 1898 ईस्वी में हुई थी। इस्लामी समुदाय में सुधार लाने के दृष्टिकोण से वे शिक्षा के विस्तार में लगे महिला उत्थान के क्रम में सैयद अहमद ने बहुविवाह, पर्दा प्रथा तथा तलाक के परंपरागत नियमों में आधुनिकता के अनुसार संशोधन के विचार सुझाए, पर शिक्षा के क्षेत्र में उनके द्वारा लड़कों को प्राथमिकता मिली। इस कमी को शेख अब्दुल्ला ने पूरा करने का प्रयास किया और महिला शिक्षा पर बल दिया। मुमताज अली जैसे कुछ सुधारकों ने कुरान शरीफ की आयतों का हवाला देकर बताया कि महिलाओं को भी शिक्षा का अधिकार मिलना चाहिए। आइए अब देखते हैं नौरोजी फरदून जी।
पारसी समुदाय में भी स्त्रियों के उत्थान के लिए महत्वपूर्ण प्रयास प्रारंभ किए गए। पारसी समाज के दादा भाई नौरोजी, इनका जन्म 1825 ईस्वी में और मृत्यु 1917 ईस्वी में हुआ था, और नौरोजी फरदूनजी, इनका जन्म 1817 ईस्वी में और मृत्यु 1885 ईस्वी में हुआ था। दोनों ने मिलकर रास्त गुफ्तार नामक पत्रिका शुरू की। दोनों ने ही शिक्षा के प्रसार के लिए, विशेषकर कन्याओं की शिक्षा के लिए अथक प्रयास किए। नौरोजी परिवार के सहयोग से पारसी समुदाय के अंतर्गत स्त्री जरतोस्ती मंडल का गठन हुआ। 1903 ईस्वी में आने तक लगभग 50 महिलाओं के इस संगठन के साथ जोड़ा गया। इस संगठन के लगभग 36 वर्षों तक सिरेन माई एवं कुरसेत जी की अध्यक्षता में चलाया गया। डॉक्टर बीसी राय, जो कि बंगाल के प्रथम मुख्यमंत्री थे, की माता अघोर कामिनी देवी के द्वारा लड़कियों के लिए बांकीपुर गर्ल्स हाई स्कूल की स्थापना कर यहाँ के रूढ़िवादी तबके के विरोध के बावजूद पटना में कन्याओं के लिए शिक्षा के नए आयाम स्थापित किए गए। यह विद्यालय फरवरी 1867 ईस्वी में केवल 6 छात्राओं से प्रारंभ हुआ और आज बिहार की राजधानी में इस शिक्षण संस्थान की अपनी पहचान है। इन्होंने शिल्पकला को प्रोत्साहन देने के लिए प्रशिक्षण केंद्रों की स्थापना भी की। इसके अलावा अन्य कन्या पाठशालाएं भी खोली गईं, जिनमें रविंद्र बालिका विद्यालय 1931 ईस्वी में की स्थापना रविन्द्रनाथ टैगोर की बेटी ने की। माधुरी लता देवी ने 1903 ईस्वी में मुजफ्फरपुर में चैपमैन गर्ल्स स्कूल की स्थापना की। ये सभी विद्यालय आज भी कन्या शिक्षा के विस्तार में अपना योगदान दे रहे हैं। निम्न जाति की कन्याओं के लिए भी बिहार में 1910 ईस्वी से 1945 ईस्वी के बीच पटना, मुंगेर, जमालपुर, गया इत्यादि शहरों में स्कूल खोले गए। बिहार में नारी शिक्षा के क्षेत्र में रामकृष्ण मिशन, थियोसॉफिकल सोसाइटी और कबीर पंथ की भी सराहनीय भूमिका रही। रामकृष्ण मिशन की शाखाएं 1922 ईस्वी में पटना एवं देवघर में स्थापित हुई। 1882 ईस्वी तक थियोसॉफिकल सोसाइटी ने भागलपुर, गया, आरा, पटना में प्रार्थना सभा और शिक्षण संस्थाएं खोली, जो आज जीर्ण अवस्था में है। यहाँ ध्यान रखेंगे कि शेख अब्दुल्ला और उनकी पत्नी बेगम वाइद जहाँ के द्वारा अलीगढ़ कन्या विद्यालय खोला गया, जो बाद में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के अंतर्गत एक महाविद्यालय में परिवर्तित हुआ। बेगम रुकैया सखावत हुसैन ने कलकत्ता और पटना में मुस्लिम लड़कियों के लिए स्कूल खोले। आइए अब देखते हैं बाल विवाह एवं विवाह की उम्र। वर्ष 1929 ईस्वी में बाल विवाह निषेध अधिनियम पारित किया गया। इस कानून के अनुसार 18 साल से कम उम्र के लड़के और 16 साल से कम उम्र की लड़की का विवाह नहीं हो सकता था। बाद में यह उम्र बढ़ाकर क्रमशः 21 साल व 18 साल कर दी गई। शिशु हत्या का प्रचलन विशेषकर भारत के उत्तर एवं पश्चिमी क्षेत्र में था। इस अमानवीय परंपरा को 1870 ईस्वी में अवैध घोषित किया गया। 1870 के एक विशेष अधिनियम के द्वारा इसे अपराध को प्रभावशाली ढंग से समाप्त किया गया। यहाँ ध्यान रखेंगे कि केशव चंद्र सेन के द्वारा ऐतिहासिक स्पेशल मैरिज बिल वर्ष 1871 ईस्वी का ड्राफ्ट पटना में तैयार हुआ था। 19वीं सदी के आखिर तक खुद महिलाएं भी अपनी स्थिति में सुधार के लिए आगे बढ़ीं। उन्होंने किताबें लिखी, पत्रिकाएं निकाली, स्कूल और प्रशिक्षण केंद्र खोले तथा महिलाओं को संगठित किया। ऐसे अन्य कई राष्ट्रीय महिला संगठन स्थापित हुए, जिनमें राष्ट्रीय महिला परिषद, अखिल भारतीय महिला सम्मेलन AIWC जैसे महिला मोर्चा को तैयार किया गया, जो महिलाओं के बीच जागरूकता फैलाने का कार्य कर रही थी। यहाँ ध्यान रखेंगे कि 1861 ईस्वी के अधिनियम ने दहेज को अवैध घोषित किया, पर यह प्रथा आज भी प्रचलित है, जो महिलाओं की स्थिति को प्रभावित करता है। समाज सुधार आंदोलन ने महिलाओं की स्थिति में सुधार लाने की पहल की। उनके द्वारा विशेषकर सती प्रथा, कन्या शिशु हत्या, बहुविवाह, बाल विवाह जैसे सामाजिक कुप्रथाओं को दूर करने के लिए शिक्षा के माध्यम को अपनाया गया। उनके अनुसार केवल शिक्षा ही ऐसी असमानता, रूढ़ि और दकियानुसी विचारों को दूर कर सकती थी, जिसने महिलाओं को समाज में अपनी भागीदारी देने से वंचित रखा था। महिलाओं से जुड़े ऐसे गंभीर व संवेदनशील विषय को 19वीं सदी में स्वीकार किया गया। इस प्रयास को छोटा नहीं माना जा सकता है। 20वीं सदी की शुरुआत से वह महिलाओं को मताधिकार, बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं और शिक्षा के अधिकार के बारे में कानून बनवाने के लिए राजनीतिक दबाव बनाने लगी थी। ऐसी संस्थाएं आज बहुत सक्रिय हैं और ऐसी बहुत सी सुधार योजनाएं राज्य के द्वारा संपोषित भी हैं। उनमें से कुछ महिलाओं ने 1920 ईस्वी के दशक से विभिन्न प्रकार के राष्ट्रवादी और समाजवादी आंदोलन में भी हिस्सा लिया। महात्मा गांधी ने पहली बार राष्ट्रीय आंदोलन में महिलाओं की भागीदारी पर बल दिया एवं उन एक नया आत्मविश्वास जगाया।
जवाहरलाल नेहरू ने महिलाओं के लिए अधिक स्वतंत्रता व समानता की मांगों का समर्थन किया। यहाँ ध्यान रखेंगे कि बिहार में बालिका साइकिल योजना ने भी कन्याओं के शिक्षा दर को आगे बढ़ाया है और पंचायती व्यवस्था में बिहार में 50% आरक्षण की पहल महिला सशक्तिकरण की ओर उठाया गया एक ठोस कदम है। अनेक समाज सुधारकों ने महिलाओं के प्रति अपनाई गई असंवेदनशील परंपराओं को नकारा। उनके द्वारा महिलाओं के प्रति सहानुभूति रखी गई। विधवाओं को समाज में समानता और जीने के पूर्ण अधिकार के लिए इन्होंने प्रयास किए। सती प्रथा के अमानवीय स्वरूप का घोर विरोध किया गया। बहु विवाह, बाल विवाह जैसे अप्रासंगिक प्रचलन को भी समाप्त करने के उपाय किए गए। पर्दा प्रथा जैसी सामाजिक कुरीति को भी समाप्त करने का आह्वान महिलाओं ने किया, जो इस काल की बड़ी उपलब्धि थी। पर्दा प्रथा के द्वारा महिलाओं पर सामाजिक प्रतिबंध लगाया गया। ऐसी परंपरा को तोड़ने का आह्वान महिलाओं द्वारा किया गया, जो इस काल की एक बड़ी उपलब्धि है। चूंकि महिला को पहली बार समाज के मुख्य धारा से जोड़ने का अवसर मिला एवं महिलाओं के प्रश्न पर मानवतावादी दृष्टिकोण को अपनाया गया, हालांकि महिलाओं की स्थिति में सुधार के उपायों में कुछ कमी पाई गई, जिससे ये प्रयास उच्च वर्ग की महिलाओं तक ही सीमित रहा। 20वीं सदी के आने तक जागरूकता की लहर महिला समाज तक पहुंच चुकी थी, जिन्होंने स्वयं अपने अधिकारों के संघर्ष को आगे बढ़ाने का बीड़ा उठाया। चूंकि पुरुषों के द्वारा केवल उनकी स्थिति में सुधार के उपाय किए गए थे, ये उपाय भी सीमित एवं अपर्याप्त पाए गए। चूंकि नियंत्रण और सीमित उद्देश्य पर आधारित ये आंदोलन समय के साथ कम लगने लगे। महिलाओं ने अब स्वयं अपने उत्थान के साथ समानता के अधिकार प्राप्त करने के लिए अपने संघर्ष को आज भी बनाए रखा है। वर्तमान समय में भी महिलाएं अपने उत्थान तथा समानता के अधिकार के प्रति काफी सजग हैं। उनकी जागरूकता ने सरकार का ध्यान इस तरफ आकृष्ट कराया है। तो आइए अंत में देखते हैं हमने क्या सीखा। पहला, स्त्रियों को असमानता की स्थिति पर पहली बार अंग्रेजों के द्वारा पश्चिम लगाया गया। दूसरा, शिक्षा उच्च वर्ग की महिलाओं तक सीमित रहा। तीसरा, कानून के द्वारा सती प्रथा का अंत 1829 ईस्वी को हुआ। चौथा, विधवा पुनर्विवाह के प्रति ईश्वरचंद्र विद्यासागर ने अपना जीवन समर्पित कर दिया। पांचवा, बाल विवाह निषेध अधिनियम 1929 ईस्वी को पारित हुआ। छठा, सामाजिक सुधारक ज्योतिराव फूले की पत्नी सावित्रीबाई फूले ने महिला समानता को प्रश्न को उठाया एवं बहुजन समाज की स्थापना की। सातवां, राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की। आठवां, प्रार्थना समाज की स्थापना पश्चिम भारत में एम.जी. रानाडे ने की। नौवां, ईश्वरचंद्र विद्यासागर ने विधवा विवाह पर जोर दिया। 10वां, स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की। 11वां, 1893 ईस्वी में अमेरिका के शिकागो नगर में स्वामी विवेकानंद ने विश्व धर्म सम्मेलन में हिस्सा लिया था। तो आप सबको हमारे प्रयास कैसा लगा हमें जरूर कमेंट कर बताएं। हमारे इस चैनल पांडे सर की क्लास को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल बटन को दबाएं ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दूसरों के साथ इसे शेयर करें और हाँ, लाइक करना तो बिल्कुल ना भूलें। आपका लाइक करना हमारी मेहनत का फल है। धन्यवाद। थैंक यू।